नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। नीट या जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपको भी उसी पैटर्न में पढ़ाया जाए जिस पैटर्न में टॉपर्स को पढ़ाया जाता है। नीट या जेई की तैयारी करने के लिए ज्यादातर बच्चे कोटा जाते हैं, लेकिन अब मैं कोटा की तैयारी आपके लिए यहां लाने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। मैं आपका गरीब सर, आपका फिजिक्स का टीचर, आपको हर एक कॉन्सेप्ट से रूबरू कराऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, नीट की तैयारी करने वाले बच्चों में मैंने हमेशा एक दिक्कत पाई है। क्या पाई है बेटा? हर एक बच्चे का बहुत दिक्कत होती है मैथ्स में। क्यों? फिजिक्स जब आप पढ़ते हो ना, तो आपको जरूरत पड़ती है मैथमेटिक्स की। जब आप आगे फिजिक्स के और चैप्टर्स पढ़ोगे या उसमें कुछ फॉर्मूलों को ड्राइव करोगे या न्यूमेरिकल्स करोगे, तो बेटा सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है मैथमेटिक्स में। जेई के बच्चों को तो प्रॉपर तरीके से मैथ पढ़ाया जाता है, लेकिन क्योंकि नीट का जो बच्चा होता है ना, वो 10th क्लास में ही मैथ को छोड़ चुका होता है, तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत जो आती है वो आती है कैलकुलेशंस में, मैथ को सॉल्व करने में। तो बेटा उनकी दिक्कत को दूर करने के लिए कि वो आगे आने वाले टॉपिक्स को या कॉन्सेप्ट्स को फिजिक्स में सही तरीके से समझ पाए, इसके लिए जरूरी है कि उनका मैथ का आना बहुत जरूरी है। तो बेटा यही, जैसा कि मैंने कहा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना है, चाहे वो नीट का बच्चा हो या जेई का बच्चा हो। देखो ध्यान रखना, इन दोनों एग्जाम्स में जो फिजिक्स का सिलेबस है लगभग सेम है, लेकिन जब आप नीट की बात करते हो तो नीट का जो एग्जाम है वो डिमांड करता है कि आपको क्वेश्चन तुरंत मेमोराइज हो जाए एक तरह से। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आया और आपने उसका तुरंत आंसर दे दिया। जेई का जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आपको लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, मतलब आपको कई सारे कॉन्सेप्ट्स का मिला जुला एक क्या नजर आएगा, जोड़ा नजर आएगा। तो आपको यहाँ पर एक गहरी नॉलेज चाहिए जेई में। नीट के लिए अगर आपने अपनी थ्योरी को सही तरीके से रट लिया है, सही तरीके से समझ लिया है, तो क्वेश्चन करना बड़ा आसान है। बिल्कुल वन लाइनर, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा और क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हाँ मेहनत दोनों में करनी है और समझना सही तरीके से, और सबसे बड़ी बात कॉन्सेप्ट सबके समझ में आने चाहिए। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो बेटा पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा, देखो ये ना एक इंट्रो लेक्चर होने वाला है जहां मैं बस आपको ये बताने वाला हूं कि आपको कितना पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के पर्पज से हमें पढ़ना है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करानी है। और दूसरी बात, अगर आप सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड्स में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नॉर्मली यही बच्चे तैयारी करते हैं। तो बेटा जो यहाँ पढ़ना वही आपका बोर्ड का है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपका सब रिवीजन ही होना है। चलिए जी, मैं स्टार्ट करता हूँ कि आपको क्या क्या यहाँ पर तैयार करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है जी, तो जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स का आना बहुत जरूरी है। तो बेटा जो हम सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर बेसिक मैथ्स। क्या पढ़ेंगे? बेसिक मैथ्स। अब बेसिक मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना है? ट्रिगोनोमेट्री, जो कि आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर आपकी शक्तियों को दोबारा याद कराऊंगा, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलों से रूबरू कराऊंगा। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में आप कैलकुलस करना सीखोगे। ठीक है, कैलकुलस जिसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आते हैं। मोस्टली जब भी आप फिजिक्स पढ़ोगे ना, वहां पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे या डेरिवेशन करोगे, तो बेटा आपके लिए यही आएगा, अरे भाई इसमें इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ डिफरेंशिएशन हो गया, मैक्सिमा मिनिमा निकाला जा रहा है ना, या कहीं कहीं पे लॉग आ गया। तो बेटा वो सब आपको करने के लिए बेसिक मैथ का आना जरूरी है ना। ऐसे ही अलजेब्रा में यही लॉगरिथमिक आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं, कुछ इक्वेशंस आ जाते हैं जो कि आपको सॉल्व करने होते हैं। तो बेसिक मैथ का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है जी। अच्छा, बेसिक मैथ के बाद जो आपके लिए सबसे दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, वो है वेक्टर। ठीक है, वो क्या है? वेक्टर। देखो ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, ये फिजिक्स का ही पार्ट है, समझना है ना। ये वो टूल है जिससे आप आगे आने वाले टॉपिक्स को सही तरीके से समझ पाओगे, कर पाओगे। ठीक है, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं, ये वो टूल है जिससे आप आगे आने वाले कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद जो होगा बेटा, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ये तो आपका शायद पहला ही चैप्टर होता है एनसीईआरटी में, नहीं दूसरा चैप्टर होता है ना, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। बेटा बहुत ही ज्यादा जरूरी चैप्टर, सिर्फ आपके एग्जाम के पर्पस से नहीं, आपके दैनिक जीवन के पर्पस से भी। कैसे? बेटा आपकी मम्मी ने आपको 50 रुपए का नोट दिया और कहा कि जा बाजार से आलू लेकर आ। आप गए, टिक 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 आलू वाले के पास, और आलू वाले से बोला ले भाई 2 दे दे। आलू वाले ने 2 तमाचे मारे, ठपाक ठपाक। आपने कहा 2 दे दे, आलू वाले ने तमाचे मारे, ठपाक ठपाक। तो बेटा कुछ बोलना पड़ेगा ना उससे, अरे भाई 2 किलो आलू दे दे।
है ना। तो बेटा ये जो आपने क्लो बोला ये क्या है, यूनिट है ना। आप दूध लेने जाते हो, तेल लेने जाते हो तो लीटर शब्द का इस्तेमाल करते हो, कपड़ा लेने जाते हो तो मीटर शब्द का इस्तेमाल करते हो, तो ये क्या है, यूनिट है। सारी चीजें हम बारीकी से पढ़ेंगे। डिस्टेंस मेजर करनी हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, चंद्रमा कितना दूर है तो किलोमीटर में देखते हैं, स्पेस में जाओ तो प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर जैसे एक यूनिट भी आती है डिस्टेंस की, है ना। तो बेटा ये सारी चीजें हम यूनिट एंड डायमेंशन नामक चैप्टर में पढ़ेंगे। डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ब्रेथ, सारी चीजें A to Z हम इसके अंदर पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में आने वाले एक एक क्वेश्चन को इसमें देखेंगे और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बेटा मैं ये गारंटी ले रहा हूं, जितना मैंने यहाँ पढ़ा दूंगा, ठीक है, जितने भी आज यहाँ टॉपिक में आपके सामने लिख रहा हूं, अगर आपने पढ़ लिए तो आपके एग्जाम से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो बेटा आपके एग्जाम से बाहर चला जाए। अगर आप सही तरीके से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो मेरा वादा है आप आउट ऑफ नंबर भी लेकर आ सकते हैं। फिजिक्स की बात कर रहा हूं यहाँ पर अभी, है ना, और केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे चैप्टर में, ठीक है, या मैथ में भी आपको प्रॉपर इसी तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। चलिए जी, तो यूनिट एंड डायमेंशन के बाद जो बेटा चौथा आपका चैप्टर होगा या टॉपिक होगा वो होगा आपके पास काइनेमेटिक्स। क्या होगा, काइनेमेटिक्स। बेटा असली फिजिक्स तो यहीं से स्टार्ट होगी। ये जो तीन चीजें आपने देखी ना, ये तो आपके लिए टूल थे। असली जो फिजिक्स स्टार्ट होनी है ना वो यहां से होनी, काइनेमेटिक्स से। कहां से, ये काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होगी, जिसमें हम सारी बारीकियों के बारे में पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली एक टूल है, किसके लिए, ये किसके लिए टूल है बेटा। इसके आगे एक और टॉपिक आएगा हमारे पास, NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। जब आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस करेंगे तो बेटा उसमें जरूरत पड़ेगी आपको किसकी, काइनेमेटिक्स की। आपको काइनेमेटिक्स का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी की वजह से आप क्या पढ़ पाओगे, NLM, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। बेटा बहुत जरूरी पड़ेगा क्या, काइनेमेटिक्स, ठीक है। NLM के बाद जो आपका टॉपिक आएगा, NLM के बाद जो आपका टॉपिक आने वाला है वो होगा बेटा फ्रिक्शन। क्या होगा, वो होगा फ्रिक्शन। बच्चा बच्चा फ्रिक्शन के बारे में जानता है। हर सर्दियों में जब जब सर्दी ज्यादा हुई है तो बेटा हमारे दोनों हाथ अपने आप एक दूसरे के पास आए और एक दूसरे को रगड़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों, जवाब है गर्मी। हमने अपने हाथों को आपस में रगड़ा और गर्म हो जाते हैं, हमको बहुत ही आनंद मिलता है। बेटा ये बताओ वो हाथ गर्म क्यों हुए, फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। आप जमीन पर चल रहे हो, टिक 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 टिक, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। आप फिसल जाते हो किसी चिकने तल पर, या बर्फ पर चल रहे हो तो आप फिसल जाते हो। क्यों, क्योंकि वहां फ्रिक्शन की कमी होती है। क्या बात समझ में आ रही है ना। तो फ्रिक्शन भी बेटा बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ हो जाता है। क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में इससे, है ना। क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं इससे। अच्छा जी, फ्रिक्शन के बाद जो हम पढ़ेंगे आपका जो टॉपिक होगा बेटा वो होगा वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी, है ना। इस बात को जो ध्यान से समझेंगे। देखो बेटा आपके सामने ना ऐसे कई क्वेश्चंस आएंगे जो बेटा होंगे NLM के। ये सिंपल सी बात समझना, ऐसे क्वेश्चन जो NLM से भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उन्हीं क्वेश्चंस को मैं बड़ी ही आसानी से वर्क पावर एनर्जी से सॉल्व कर दूंगा। बहुत ही आसानी से। जो समय लगाएगा 5 मिनट NLM में, वही समय लग जाएगा 30 सेकंड इसमें, वर्क पावर एनर्जी में। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, बने रहो, जुड़े रहो। एक एक क्वेश्चन आपके सामने कराऊंगा और आपको समझ में आएगा कि आपको क्या तरीका लगाना है। तरीके सारे आपके सामने होंगे, परोस दिए जाएंगे प्लेट में, ये लो। खाना कौन सा है वो आपकी मर्जी होगी, और जरूरी भी है कि आप चयन करें। क्यों, एग्जाम देने आपको जाना, मुझे नहीं जाना। मैं तो भाई ट्रेनर हूं, आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं। आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपके माइंड में आना चाहिए कि कौन सा तरीका मुझे लगाना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, है ना। तो बेटा यहां मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक एक करके बारीकी से स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता चला जाऊंगा, और आपको बेटा सही तरीके से उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसे समझना है। क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं हूं ना, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं हूं ना, है ना। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है। इसी तरीके से वर्क पावर एनर्जी के बाद जो बेटा आपका टॉपिक आएगा वो आएगा सर्कुलर मोशन का। किसका आएगा, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से बेटा हर बच्चा ये समझता है एक सर्कल में मोशन, है ना, यही तो आता है। जब जब हम सर्कुलर मोशन का नाम लेते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो बेटा मैं ये समझता हूं सर्कुलर मोशन का हर एक बच्चा यही मतलब समझता है, एक सर्कल के अंदर मोशन। हाँ ठीक है, लेकिन बेटा ये जरूरी नहीं कि एक सर्कल के अंदर होने वाली मोशन सर्कुलर मोशन ही हो।
एक स्ट्रेट लाइन मोशन भी सर्कुलर मोशन हो सकती है। अब आप पूछोगे सर कैसे? बेटा ऐसे। एक बात बताओ, मान के चलो बेटा, ये है ना, यहां पर मान लो आपका कोई दोस्त या आप ही खड़े हो, ठीक है, ये गए आप, ये आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, ये एक सड़क गई हुई है इस तरीके से, एक सीधी सड़क गई हुई है। अच्छा जी, अब मैंने ये कहा बेटा यहाँ ना आपका एक सुपरस्टार है जो कि गाड़ी में बैठा हुआ है, ठीक है, बहुत तेज बाइक चलाता है ना, बात समझ में आई, बहुत तेज बाइक चलाता है और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मोशन करने वाला है इस तरीके से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में v वेलोसिटी से क्या करने वाला है सर? ये मोशन करने वाला है। चलिए जी ठीक है, ये मोशन करता है। मान लो कि किसी t1 टाइम पर ये यहाँ पहुंच गया, आप यहीं पर हो, स्टेबल हो, आप कहीं जा नहीं रहे हो, यहीं से खड़े खड़े देख रहे हो अपने सुपरस्टार को। तो आपने कहा सर पहले t बराबर 0 टाइम पर ये यहां पर था, अब t बराबर t1 टाइम पर सर ये यहां आ गया। मान लो कुछ समय बाद ये t2 टाइम बाद ये यहां आ गया, तो अब आप इसे यहां देख रहे हो। सही बात है ना? मोशन कैसी है? स्ट्रेट लाइन मोशन है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप यहां खड़े हो, है ना, और अपने सुपरस्टार को जाते हुए देख रहे हो, तो बेटा तो कुछ ऐसे देख रहे हो, ऐसे मान लो बिल्कुल सामने मैं हूं, ठीक है, ये ना, ये मैं हूं बंदा, मेरे सामने मेरा सुपरस्टार है, वो ऐसे करके सीधी लाइन में क्या जा रहा है। तो बेटा पहले ऐसे था, फिर ऐसे आया t1 टाइम पर, फिर ऐसे आया। तो बेटा एक बात बताओ, क्या मुझे मेरी मुंडी घुमानी पड़ गई है क्या? ऐसे करके है, घुमानी पड़ रही है ना? तो बेटा हाँ, इस बात को समझ लो, हर वो मोशन जिसके लिए आपको अपनी ये मुंडी घुमानी पड़ती है बेटा, वो सर्कुलर मोशन होती है। आप ट्रेन में बैठे हो, खिड़की से देखा दूर वाला पेड़ धीरे 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 जा रहा है ना, ऐसे, है ना, लेकिन पास वाला खंबा एकदम से मुड़ता घो, है ना। बेटा ये क्या है? कमाल है बेटा। ये सारे क्वेश्चन का जवाब हमें मिलेगा इस चैप्टर में, सर्कुलर मोशन में पढ़ाऊंगा, बिंदास पढ़ाऊंगा बेटा, बहुत सही तरीके से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन हो, डाउट हो, मैं हूं ना आपके लिए सॉल्व करने के लिए, है ना। क्या इतनी बात क्लियर है? तो जैसा कि मैंने कहा, सर्कुलर मोशन का मतलब ये नहीं सर्कल के अंदर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन भी सर्कुलर मोशन हो सकती है अगर आपकी मुंडी घूम रही है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी मुंडी घूम रही है तो वो मोशन सर्कुलर मोशन है। इतनी बात आप अभी फिलहाल के लिए समझ लो। फिलहाल तो ये इंट्रो है, सिर्फ चैप्टर्स के बारे में बता रहा हूं कि आपको आखिर कितना पढ़ना है ना, कितना आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। चलिए जी, सर्कुलर मोशन के बाद बेटा आपके पास जो टॉपिक आने वाला है वो क्या आएगा बेटा? वो आएगा सेंटर ऑफ मास का, एंड कॉलिजन्स, इसी के अंदर ले लेते हैं, है ना, एंड कॉलिजन्स, सेंटर ऑफ मास और कॉलिजन्स, ठीक है, इसमें भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सही तरीके से पढ़ेंगे। कॉलिजन्स तो आप जानते हो, टक्कर, है ना। अब यहाँ पर मोमेंटम कैसे ट्रांसफर होता है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है जी। इसी तरीके से जो इसके बाद टॉपिक आएगा बेटा, वो कुछ इस तरीके से ही है जैसे आपका एनएलएम है। देखो समझना, जैसे आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा था किसके लिए? एनएलएम के लिए। आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा है आने वाली चैप्टर के लिए, वो चैप्टर का नाम है बेटा रोटेशनल मोशन। क्या है? रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। इस बात को ध्यान रखना। जैसे कि मैंने कहा काइनेमेटिक्स एक टूल है एनएलएम के लिए, उसी तरीके से सर्कुलर मोशन भी टूल है इस चैप्टर के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए। बेटा आना बहुत जरूरी है सर्कुलर मोशन का रोटेशनल मोशन के लिए। अगर ये नहीं पढ़ा तो बेटा ये पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनेगा। बात क्लियर है ना? हाँ जी, बहुत ज्यादा जरूरी होता है और बहुत बारीकी से, बहुत बस कॉन्सेप्ट को समझना है। एक बार एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, उसके ऊपर ढेरों सवाल कर दोगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। फिर कुछ भी आ जाए, कुछ भी उठा के देख लेना बेटा, निकाल दोगे, ठीक है। इसी तरीके से रोटेशनल मोशन के बाद आप पढ़ोगे क्या? ग्रेविटेशन। क्या पढ़ोगे? ग्रेविटेशन, है ना। याद है ना 10th क्लास में इतना तो पढ़ा था ना थोड़ा सा, न्यूटन साहब एक पेड़ के नीचे बैठे थे और ऊपर से एप्पल गिर गया। ये तो एक कहानी है या थ्योरी है, कुछ भी समझ लो, लेकिन बात को समझो। यहाँ पर ग्रेविटेशन चैप्टर हम पढ़ेंगे किसके बाद? रोटेशनल मोशन के बाद। हम जी, अच्छा जी, ग्रेविटेशन के बाद बेटा जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा वो होगा बेटा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या होगा? फ्लूइड मैकेनिक्स। अच्छा, इसी में ना एक और चीज ऐड कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है जी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतनी बात समझ में आई? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बेटा, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये एयर क्या है? फ्लूइड ही तो है, ठीक है। यहां पर भी आप बहुत शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हो, मैग्नेस इफेक्ट हो गया, बर्नौली प्रमेय होगी, ठीक है, बर्नौली थ्योरम होगी। तो इस तरीके के आप बहुत सारी फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ने वाले, बहुत जरूरी है बेटा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, चाहे जेई हो या नीट हो, क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। सिलेबस लगभग सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ, जेई में बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, घुमा घुमा के पूछा जाएगा,
नीट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तुरंत एकदम बस सवाल आया सामने आंसर आया, है ना, कुछ इस तरीके का। बात क्लियर है कि नहीं है? अच्छा जी, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या पढ़ोगे बेटा, ये 12 टॉपिक तो मैंने आपको ये करा दिए। इसी तरीके से बेटा देखो, इसके आगे की जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं उस कहानी को भी समझो। वो कहानी क्या होने वाली है बेटा, देखो इसके आगे जो कहानी आएगी वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब यहाँ पे देखो इस बात का ध्यान रखना, अभी 11th क्लास का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ नहीं है ना। अभी ये क्या 11th क्लास के सारे टॉपिक्स थे, सारे चैप्टर्स थे, अभी पूरे कंप्लीट हुए नहीं है। अभी आपको और भी आगे पढ़ना है, लेकिन जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिसमें हमें पढ़ना है वो ये है। इतना पढ़ने के बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ठीक है जी, पूरा बताऊंगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पूरा चार्ट बनाऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा चार्ज की कैसे कैसे स्टडी की जाती है, कब वो रेस्ट में है, कब वो एक्सिलरेटेड है, और जब वो मोशन कर रहा है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ठीक है, तो ये सारी चीजों का एक अलग अलग क्या होगा बेटा, हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, उसी के सारे टॉपिक्स यहाँ पर बनकर आते हैं, है ना। अच्छा जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी से आप पहले भी रूबरू हो चुके हो 10th क्लास में, लेकिन यहां पर हम बहुत ही ब्रॉड लेवल पर पढ़ेंगे, मतलब इतना भी ब्रॉड नहीं है ना, इतना जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है ना, इतना जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, और आपके हर एक एक क्वेश्चन बन जाए। ओके, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता है ये तो सिर्फ बेटा एक हल्का सा छलावा है, हल्की सी चीजें हैं। इसके आगे की पढ़ाई तो तब होगी जब आप नीट या जेई को क्रैक करके कॉलेजेस में पहुंच जाओगे, है ना, क्योंकि पढ़ाई तो बेटा वहां करनी है। ये तो बेटा सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, पढ़ाई तो आगे करनी है। मैं डरा नहीं रहा हूं, है, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, मैं सिर्फ आपको सच्चाई बता रहा हूं। बेटा मेहनत करने का सपना रखो, ठीक है, आपको आगे चलकर और पढ़ना है, तो इससे आपका ब्रेन और डेवलप होगा, चीजों के लिए तैयार होगा अभी से। और जब अभी से तैयार होगा ना, तो बेटा यकीन मानो आपसे ज्यादा ज्ञानवान फिर कोई नहीं होगा। आप इजिली हर एक क्वेश्चन को, हर एक एग्जाम को इजिली क्रैक कर जाओगे, है ना। चलिए जी, हमने जैसा कहा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद बेटा जो चैप्टर आएगा वो आएगा कैपेसिटर। अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर कैपेसिटर तो हम एनसीईआरटी में देखते हैं, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही आ जाता है। हाँ जी आ जाता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद ही पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा? इसकी वजह यह है बेटा, ये जो कैपेसिटर चैप्टर है ना, ये बेसिकली आपके लिए लगभग नया जैसा ही हो जाता है। कैसा? बिल्कुल नया जैसा। और इसको समझने में भी ना दिक्कत आती है बेटा, प्रॉब्लम आती है कैपेसिटर चैप्टर को समझने में। लेकिन अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी इससे पहले पढ़ लो तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ी बहुत सिमिलरिटी इनमें मिलती है। लेकिन जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले से ही जानते हो, यहां पर जान लोगे, इसके बाद जब कैपेसिटर पढ़ोगे तो आप और आसानी से इस पर पकड़ बना पाओगे, है ना। इसीलिए हर एक मास्टर, मैं अकेला नहीं, कोटा में पढ़ाने वाला हर मास्टर, या फिर जो सही मास्टर है, जो नीट या जेईई के बच्चों को सही तरीके से पढ़ाता है, उसका यही पैटर्न है कि वो पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी कराएगा, उसके बाद आपको कैपेसिटर पढ़ाएगा, है ना। बाकी का जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जब पूरा बताऊंगा और पढ़ाऊंगा, तब सारा का सारा बताऊंगा कैसे कैसे हमारा टॉपिक्स और बनने हैं, उसके अंदर क्या क्या पढ़ने। ये तो सिर्फ चैप्टर्स के नाम है, इनके अंदर भी तो टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, उन्हीं के ऊपर तो क्वेश्चंस आने हैं, तो बेटा वो भी होगा, है ना। अभी तो फिलहाल क्या मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको तैयार करने हैं, ठीक है। कैपेसिटर हो जाएगा। कैपेसिटर के बाद बेटा क्या हम पढ़ेंगे? थर्मल फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? हम पढ़ेंगे थर्मल फिजिक्स। अब बेटा थर्मल फिजिक्स में आपको पता है क्या क्या आने वाला है आपका? एक थर्मोडायनेमिक्स हो गया, हीट हो गया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया, तो बेटा ये सब आपका थर्मल फिजिक्स में आएगा। पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही जानदार टॉपिक है बेटा ये थर्मल फिजिक्स, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना। चलिए जी, थर्मल फिजिक्स के बाद बेटा जो आपका टॉपिक आने वाला है वो क्या होगा? तो वो होगा बेटा आपका SHM। क्या होगा? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑक्सीलेशंस कह लो, ठीक है जी। सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे। इसी के बाद फिर हमारा आ जाएगा वेव मोशन। क्या आ जाएगा सर? वेव मोशन। साउंड वेव्स के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। बहुत सी चीजें पढ़ने के लिए हैं, ज्यादा नहीं है, पहले बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ आपको, इतना सारा लिखा दिया, डराया नहीं है मैंने आपको, ये बस हल्की सी बातें की हैं, बहुत हल्का हल्का, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी ऐसे ही की जाती है, पहले सारा का सारा जो मैटर है ना वो आपके सामने होना चाहिए कि आखिर पढ़ना कितना है ना। फिर आप उस पर जम के तैयारी करो, प्रहार करो एक के बाद एक, है ना, जिससे कि आपकी सही तरीके से तैयारी हो पाए और आप हर एक क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर दो। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कहां से कैसे बना है, किन कॉन्सेप्ट्स को मिला मिला के बना है।
है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिला के एक क्वेश्चन तैयार कर देते हैं बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। तो बेटा आपको कंफ्यूज नहीं होना, सारी नॉलेज होगी तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगे, मैं हूं ना आपके लिए, आपका प्यारा गरीब सर। चलिए जी, वेव मोशन के बाद आप क्या पढ़ोगे सर? वेव मोशन के आप पढ़ोगे बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, एंड मैग्नेटिज्म, है ना, यहीं पर डाल देते हैं एंड मैग्नेटिज्म। बेटा इस जब ये चैप्टर पढ़ा रहूंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। ये जो चैप्टर है ना इसी से आपको पता चलेगा कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक को और मैग्नेटिज्म को कैसे हमने यूनिफाइड किया, है ना। पहले क्या था, पहले के जमाने में मैग्नेटिज्म को अलग देखा जाता था और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अलग देखा जाता था कि अलग अलग टॉपिक है। लेकिन बाद में ऑरेस्टेड ने प्रयोग किया, आपको भी पता है ना। एक नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, है ना, सारी चीजें कि एक करंट कैरिंग वायर थी, उसके पास मैग्नेटिक निडल क्या होने लगी सर, हिलने लगी, विचलित होने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि अरे इसके आगे तो कोई फील्ड है। और जब उस फील्ड की स्टडी की गई तो पता चला ये तो बिल्कुल वही फील्ड है जो एक मैग्नेट दिखाती है। फिर हमें पता चला अच्छा एक करंट कैरिंग वायर अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है ना। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे, है ना, बहुत अच्छे से जानेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करेंगे हम सर, यहाँ पर जानेंगे कि कैसे यूनिफाइड किया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म को। चलिए जब यहाँ पर दोबारा जाते हैं नंबर 20 टॉपिक, है ना, 19 के बाद 20, ये टॉपिक क्या होने वाला है बेटा हमारा, इसके बाद आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही जानदार टॉपिक है। इसके बाद हमारा क्या आएगा, एसी अल्टरनेटिंग करंट। करंट इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बहती है बेटा, जो हमारे घरों में सप्लाई है वो एसी ही तो है, डीसी नहीं है। करंट भी पढ़ोगे, डीसी के बारे में, एसी के बारे में, वो सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लेना, है ना। एसी के बाद बेटा जो आपका टॉपिक आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। याद करो ये जो लाइट आती है सूर्य से पृथ्वी तक, ये लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट होते हैं, आपको पता है। हाँ इतनी बात पता है आपको, है ना। पूरा का पूरा चार्ट बनवाऊंगा, रेडियो वेव्स का, एक्स रेज का, गामा रेज, सारा का सारा चार्ट बनवाऊंगा, उनकी फ्रीक्वेंसी और क्या कहते हैं वेवलेंथ, उन सब के बारे में आपके सामने यहाँ डिस्कस करूंगा, है ना। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपके एग्जाम में आने वाला एक एक क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ, सारे फंसेंगे। बस जो पढ़ाया, जितना पढ़ाया सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना, और नोट्स अगर आप अपने खुद के हाथों से बनाओ तो वो ज्यादा बेहतर है ना। मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अगर आप अपने खुद के हाथों से बनाओ वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद बेटा जो आपका टॉपिक आएगा वो आएगा ऑप्टिक्स। क्या आएगा, ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में ही बेटा जो सबसे पहले आप पढ़ोगे वो होगा आपका रे ऑप्टिक्स। क्या होगा, रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स आप कह सकते हो, ठीक है। और इसके बाद एक और है आपका क्या, वेव ऑप्टिक्स। क्या बेटा, वेव ऑप्टिक्स। ओके जी, ऑप्टिक्स में भी आप रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों ही पढ़ोगे, बहुत जरूरी है, ठीक है। सारी चीजें डिफाइन होनी बहुत जरूरी है। और जब हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेटा हम कैसे कैसे क्वेश्चंस को बिल्कुल डिफरेंशिएट कर देंगे, अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, है ना। अच्छा जी, ऑप्टिक्स पढ़ने के बाद बेटा जो आपका फिर एक टॉपिक आएगा ना बेटा, वो होगा मॉडर्न फिजिक्स। क्या होगा, मॉडर्न फिजिक्स। और बेटा ध्यान रखना ये जो टॉपिक है ना मॉडर्न फिजिक्स का, बहुत जरूरी टॉपिक है। 3 से 4 क्वेश्चन इससे बनने ही बनने आपके एग्जाम में, चाहे आप नीट का दे रहे हो, जेई का दे रहे हो, मैं लिख के दे रहा हूं, लिख के। एडवांस में भी मॉडर्न फिजिक्स से बेटा क्वेश्चन आना ही आना है, हर साल का दावा है ये। कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, मॉडर्न फिजिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। इसलिए बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स। क्या पढ़ोगे इसके अंदर, सबसे पहले तो ये आपको यही पढ़ना है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। हाँ जी, डुअल नेचर जानते हो ना, इतिहास की एक लड़ाई के बारे में। कौन सी लड़ाई सर, ये जो लाइट है ये पार्टिकल नेचर होती है या इसका वेव नेचर होता है। बेटा बहुत बड़ी लड़ाई हुई, कैसे, न्यूटन साहब आए, उन्होंने कह दिया सर ये तो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करती है। हाइगेन साहब आए, उन्होंने कहा नहीं 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 ये तो वेव नेचर को सपोर्ट करती है। बेटा सदियों तक लड़ाई रही है, क्योंकि न्यूटन साहब बड़े वैज्ञानिक थे तो उनकी बात को पहले मान लिया गया कि नहीं नहीं पार्टिकल नेचर ही को ही रखती है। लेकिन जब मैक्सवेल साहब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो वेव नेचर ही है। अब फिर प्लांक साहब आ गए, मैक्स प्लांक साहब आ गए और वो अपनी क्वांटम थ्योरी लेकर आए, उन्होंने कहा नहीं ये तो पार्टिकल नेचर ही है। आइंस्टाइन साहब उन्हीं के समकालीन थे, वो भी आ गए, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्लांक साहब की क्वांटम थ्योरी से पूरा एक्सप्लेन कर दिया, नोबेल प्राइज भी ले गए, है ना। तो उन्होंने भी कह दिया ये तो पार्टिकल नेचर रखती है। लेकिन बेटा ये लड़ाई चलती रही, तो आखिरकार डी ब्रोगली साहब आए, उन्होंने कहा अरे भाई शांत हो जाओ,
ये पार्टिकल नेचर भी रखती है, ये वेव नेचर भी रखती है, ये डुअल नेचर रखती है, पार्टिकल भी और वेव नेचर भी, है ना। तो बेटा डी ब्रोगली साहब भी आए, उन्होंने भी बताया इसके बारे में, बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। इसी में हम पढ़ेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई के बारे में, ये जो आपकी सन पर जो रिएक्शन होती है, ठीक है, ये न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, इस तरह की सारी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे हम इसी टॉपिक में, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अल्फा डिके, बीटा डिके, रेडियो एक्टिविटी, गामा डिके, ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक और टॉपिक बेटा, शानदार टॉपिक क्या है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, बेटा ये भी लिख लेते हैं, ठीक है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, ध्यान रखेंगे। सेमीकंडक्टर्स पढ़ाऊंगा आपको, कंडक्टर, इंसुलेटर्स, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स, सेमीकंडक्टर्स के बारे में एक एक चीज डिफाइन करूंगा, ठीक है, बैंड थ्योरी के बारे में बताऊंगा, ट्रांजिस्टर्स के बारे में बताऊंगा, डायोड्स के बारे में बताऊंगा, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें मैं यहाँ चैप्टर में बताने वाला हूँ। आपके एग्जाम के पर्पज से जितना जरूरी है उससे 1+ लेके ही चलूंगा, कम नहीं करूंगा, इस बात का ध्यान रखना। एक एक क्वेश्चन फंसेगा बेटा, गारंटी है मेरी, जितना पढ़ाऊं उतना समझ लेना, सभी तरीके से क्या करना, रिवीजन करते रहना, पढ़ते रहना, एक एक क्वेश्चन फंसेगा, मेरा पूरा वादा है, ठीक है जी। इसी तरीके से बेटा एक और टॉपिक हम इसके अंदर लेके चलते हैं, वो क्या होता है सर, आपका एक्सपेरिमेंटल स्किल, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, हाँ जी। आपके स्कूल या इंस्टीट्यूट जो भी होते हैं ना, उनका ये काम होना चाहिए कि बेटा आपको लैब के अंदर लेके जाएं, वहां आपको इंस्ट्रूमेंट्स दिखाएं, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, मीटर ब्रिज, सिंपल पेंडुलम, इनको करवाएं, आपसे खुद के आपके हाथों से ऑब्जर्वेशन लिखवाएं, ठीक है, मतलब वो एक्सपेरिमेंट पूरा परफॉर्म करें। आप कैसी रीडिंग्स लेनी है, कैसे ऑब्जर्वेशंस लेनी है, कैसे जीरो एरर निकालनी है, अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट जैसे वर्नियर कैलिपर्स या आप स्क्रू गेज का इस्तेमाल कर रहे हो, तो बेटा कैसे आप उनका इस्तेमाल करोगे, वो सारी चीजें यहाँ आपको सिखाई जाती हैं। मेरा पूरा वादा है आपके एग्जाम के पर्पस से जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, मैं उनके ऊपर यहाँ पर पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और उनके ऊपर आने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ कराऊंगा। कैसे किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे के सारे मैं कराऊंगा, यहाँ कराऊंगा, इसी बोर्ड पर कराऊंगा, देखना समझ में आएगा बहुत सही तरीके से। बस आपको बनी रहना है, लगे रहना है, कंटिन्यूटी में रहना है बेटा। ऐसा रहता है, अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ाई करते हो ना तो ठीक है, अगर एक दिन भी ब्रेक ले लिया ना, बस हो गया सत्यानाश। इसलिए कंटिन्यूटी बनाए रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इसमें कोई और टॉपिक छूटा तो नहीं है ना? एक बार देख लो, कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है? हाँ जी, मेरे हिसाब से तो कोई टॉपिक छूटा नहीं है। बाई चांस अगर कोई छूट भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, सारे के सारे टॉपिक्स कराऊंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ और चीजें हैं जो एक्स्ट्रा भी हम कर सकते हैं तो आप मेरे पास कमेंट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक चीज आपको मैं बताने के लिए तैयार हूं, ठीक है जी। चलिए जी, अब मिलते हैं आपसे बिल्कुल पहले चैप्टर से, बेसिक मैथ से। हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बनेगी, आपको दे दी जाएगी, नीट के लिए, जेई के लिए, बोर्ड के लिए, अलग अलग, बिल्कुल सब कुछ अलग अलग कैटेगराइज कर दूंगा पूरी तरीके से, है ना, जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। चलिए जी, बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, बने रहो, जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना। चलिए जी, मिलते हैं आपसे पहले चैप्टर के साथ, बाय बाय।